अपने टीचर गुलशर गौर। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान विषय है हमारा और टॉपिक है न्यायपालिका, जुडिशियरी। ठीक है, और जुडिशियरी में हम देखते हैं और हमें जो पढ़नी है, जो हमारे एग्जाम से ताल्लुक रखती है, वो एक तो आता है सुप्रीम कोर्ट और एक आता है हाई कोर्ट। ठीक है, इन्हीं दोनों चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो देखिए, भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो इकाई न्यायिक व्यवस्था है। इकाई का मतलब ये है कि जैसे शहरी न्यायालय, शहरी न्यायालयों के खिलाफ अगर कोई अपील होगी तो वो जिला न्यायालय पे होगी, और जिला न्यायालय के खिलाफ जो अपील होगी वो होगी आपकी हाई कोर्ट में। राज्य का जो हाई कोर्ट होता है वो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, और हाई कोर्ट के खिलाफ जो अपील होगी वो होगी सर्वोच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो इसे ही इकाई न्यायपालिका कहा गया है, ये इकाई व्यवस्था कहा गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं, यही सब चीजें हमें देखनी है और यही पढ़नी है और यही हमारे एग्जाम से ताल्लुक रखती है। तो देखते हैं, आइए चलिए। विषय है भारतीय संविधान और टॉपिक है न्यायपालिका, जुडिशियरी। सभी न्यायालयों को मिलाकर न्यायपालिका कहा जाता है। सभी का मतलब शहरी न्यायालय, सिटी न्यायालय, जिला न्यायालय और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन्हें सबको, पूरी व्यवस्था को मिलाकर ही न्यायपालिका कहा जाता है। ठीक है, न्यायालयों में शक्ति विभाजन नहीं है, शक्ति का कोई डिवाइडेशन नहीं है। इनमें शक्ति जो है एक जगह कलेक्ट है। ठीक है, भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, इन सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। जैसे मैं आपको बताया अभी, सिटी कोर्ट भी कई न्यायालयों में डिवाइड होता है, पारिवारिक न्यायालय, न्यायालय, वो न्यायालय। उसके ऊपर जिला न्यायालय, जिला न्यायालय के ऊपर हाई कोर्ट होता है राज्य का, उन सब के ऊपर। और फिर हाई कोर्ट, पूरे भारत के जितने भी हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में भारत में, उन सब के ऊपर जो सर्वे सर्वा है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इस व्यवस्था को, इन सब के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय, इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। इसे उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, कभी वो एग्जाम में उच्चतम न्यायालय दे दे, कभी वो आपका सर्वोच्च न्यायालय दे दे, कभी वो सुप्रीम कोर्ट दे दे। तो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों एक ही चीज है। क्लियर? या सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। तो आप याद रखना, इसे उच्चतम न्यायालय कहते हैं और इसे ही सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था इकाई है। इकाई मतलब सिंगल व्यवस्था है। न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, वही सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च शिखर पर, जो दिल्ली में स्थित है। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे भारत का, जहां से जहां तक भी भारत का विस्तार है, वो सिंगल सुप्रीम कोर्ट है पूरे भारत में। ठीक है, जो दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 124। ठीक है, क्योंकि इसका पूछता है 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख है और 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। ठीक है, 124 का उल्टा 214 कर दो, ऑटोमेटिक याद रहेगा हम लोगों को। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय, इससे संबंधित कोई भी विधि, मतलब सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कोई भी विधि, कानून, रूल, रेगुलेशन, शक्ति का विस्तार या जो भी एक्सवाइजेड, इससे संबंधित कोई भी विधि, कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद के पास है। किन किन बातों पे संसद कानून बना सकती है ये देखिएगा। स्थापना से संबंधित, अधिकारिता से संबंधित, कहां से कहां तक उसका विस्तार होगा, कहां से कहां की उसकी पावर होगी, शक्तियों के विनियम से संबंधित विधि निर्माण आदि, ये सब जो शक्तियां है भारतीय संसद के पास है, वो आपका इससे संबंधित कोई भी विधि या कानून बना सकती है।
नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। मतलब उससे पहले 31 थे टोटल, 2009 के संशोधन के अनुसार टोटल 31 न्यायाधीश होते थे, 30 मुख्य और एक 30 अन्य और एक मुख्य। और वर्तमान में जो संशोधन अधिनियम 2019 है उसमें आपके 33 तो अन्य और एक मुख्य है। इस प्रकार कुल मिला के 33 + 1 बराबर 34 न्यायाधीश होंगे। तो वर्तमान में 34 न्यायाधीश है उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) मतलब आर्टिकल 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब सुन लीजिए कैसे कैसे। अगर भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश है उनसे सलाह लेंगे। समझ गया? अगर भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं इनकी 33 न्यायाधीशों की, 33 में से किसी की, तो वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेंगे। क्लियर है याद रखिए? और अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो फिर भारत के राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की सलाह लेंगे। क्लियर? देखिए मैं लिखवा रखा हूं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। अन्य की भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों से सलाह करता है। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट? आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होगी, क्या क्या होगा। देखिए इसमें सब चीज देखेंगे हम लोग। नंबर 1, पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति को दिलाता है, एक दूसरे को दिलवाते हैं, याद रखना। न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, ये भी याद रखना। न्यूनतम आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। तीसरा है, एक बार नियुक्ति मिलने के बाद अवकाश ग्रहण की आयु 65 वर्ष रखी गई है। मतलब रिटायरमेंट की आयु फिक्स है 65 साल, जबकि बनने की जो आयु है वो कोई भी निर्धारित नहीं है, 21 वर्ष के बाद। और जो न्यायाधीश बनने की योग्यता है जब भी वो पूरी कर लेता है वो कभी भी उसके बाद बन सकता है। ठीक है, तो आप याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए पद और गोपनीयता की जो शपथ है राष्ट्रपति दिलाते हैं। आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन एक बार नियुक्ति मिलने के रिटायरमेंट की जो आयु है वो 65 वर्ष रखी गई है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता, आप याद रखना, योग्यता, क्वालिफिकेशन। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। पहली शर्त यह है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है किसी उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो हाई कोर्ट होता है किसी भी राज्य में। किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से ज्यादा न्यायालयों में, क्या तो किसी उच्च न्यायालय में एक में, या अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। दोबारा फिर समझ लीजिएगा, किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से ज्यादा न्यायालयों में, क्या तो किसी एक न्यायालय में वो 5 साल तक काम करा उसने, या फिर 2 या 2 से ज्यादा का मिलाकर से अनुभव हो 5 वर्ष, न्यायालयों में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। क्लियर है? दूसरी योग्यता। तीसरी योग्यता यह है किसी उच्च न्यायालय
न्यायालय या न्यायालयों में लगातार, क्या तो किसी एक हाई कोर्ट में या एक के अलावा में लगातार 10 साल तक अधिवक्ता मतलब वकील रह चुका हो या रहा हो या कार्य किया हो। दोबारा देख लीजिएगा, या किसी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक, क्या तो एक हाई कोर्ट में 10 साल तक के कार्य किया उसने, या फिर अलग अलग हाई कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों में उसका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 साल तक अधिवक्ता वकील रह चुका हो। तीसरा, या किसी राष्ट्रपति की नजर में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, मतलब यह राष्ट्रपति की नजर में हो कि कानून का बेहतरीन ज्ञाता है, कानून को बेहतरीन जानने वाला है, कानून को बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या इसके जान सकता है, कर सकता है, या फिर ये इसकी न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता है सुप्रीम कोर्ट का। क्लियर? अब अनुच्छेद 125 में क्या है ये देख लीजिएगा। आर्टिकल 125 में क्या है? आर्टिकल 125 में मुख्य न्यायाधीश के वेतन कितना है? मुख्य न्यायाधीश का वेतन वो है वर्तमान में 2,80,000। आर्टिकल 125 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन की उल्लेख किया गया है और अन्य न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 125 के तहत मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वर्तमान में 2,80,000 है। ठीक है। अन्य न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख उनका है 2.5 लाख रुपए प्रति माह। ये भी प्रति माह है, प्रति माह है दोनों। ठीक है, ये भी और ये भी प्रति माह। और इसी में आर्टिकल 125 में निःशुल्क आवास दिया जाएगा न्यायाधीशों को, टेलीफोन की सुविधा दी जाएगी, ये इसमें उल्लेख किया गया है, निःशुल्क चिकित्सा दी जाएगी, ये इसमें उल्लेख किया गया है, कार सेवा दी जाएगी, कार उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी सरकारी उस पे, पेंशन वगैरह का उल्लेख भी किया गया है। इसमें ही आर्टिकल 125 में ये सब चीजों का उल्लेख किया गया है। पदवी मुक्ति, पदवी मुक्ति का मतलब उसे पद से कब हटा सकते हैं? देखिए, संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पास होना चाहिए। दोनों सदनों का मतलब है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी प्रस्ताव पास होना जरूरी है, पास होना चाहिए। दूसरा, असमर्थता में भ्रष्टाचार के आधार पर, अगर उस पर असमर्थता और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, दूसरा ये है। तीसरा, यह प्रस्ताव दोनों सदनों में पास होना चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। कैसे पास होगा ये देखिए, कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से, टोटल जो सदस्य संख्या है वहां पर जो उपस्थित है उस समय और मतदान करने वाले हैं उनके कुल बहुमत से। जैसे उपस्थित वे मतदान में भाग लेते हैं उनका 2/3, याद रखना 2/3, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुमत उसका समर्थन करे। कौन? उपस्थित, जो वहां उस समय उपस्थित है वे मतदान में भाग लेते हैं, जो उपस्थित है और मतदान में भाग लेते हैं उनका 2/3 बहुमत उसका समर्थन करे प्रस्ताव का। ठीक है। ऐसा प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, मतलब जब ये लोकसभा और राज्यसभा जो इसकी शर्तें रखी गई वो शर्तें पूरी करके पास हो गया लोकसभा में भी और राज्यसभा में, तो उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा अनुमोदन के लिए। राष्ट्रपति से प्रार्थना पत्र जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो ऐसा प्रस्ताव होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके? राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो वह आदेश जारी करके न्यायाधीश को हटा सकता है। तो राष्ट्रपति आदेश जारी करके वो न्यायाधीश को उसके बाद हटा सकता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये थी आज की हमारी क्लास पार्ट 1। आप याद रखना, हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है हमारी पार्ट 1 है और जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो बचा हुआ अवशेष इसका भाग है, वो पार्ट 2 में आपको सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट हमारे लिए जानकारी है वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है। तो आप सुप्रीम कोर्ट से संबंधित पूरी
इंफॉर्मेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर पढ़े। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन, आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, आईएएस से लेके छोटे से छोटा जो भी एग्जाम है, जहां भी पॉलिटी से, संविधान से क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी क्वेश्चन के छूटने की पॉसिबिलिटी 0 के बराबर होगी आपकी हमारी क्लास लेने के बाद। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। और इससे पहले संविधान की लगभग 24-25 क्लास हो चुकी है, वह आपको प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है और आप उन्हें वहां से कंप्लीट पढ़ लें। ठीक है, बाकी इसके बाद आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और आपको हम सब्जेक्ट वाइज पूरी फिक्स तैयारी करा रहे हैं और टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी करा रहे हैं। ये नहीं कोई टॉपिक कहीं से उठा ले, कोई कहीं से नहीं, सब्जेक्ट वाइज फुल टॉपिक के साथ तैयारी करा रहे हैं। तो आप अपने हैंड नोट्स भी बना सकते हो। तो यही आपको सब इंपॉर्टेंट चीजें हमें उपलब्ध करा दी हैं। और आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपका अपना टीचर तुलसी। थैंक यू।